Welcome friends, I am Dr. Farhad Banu, Department of Botany, Government Miragas College, Udaipur. Today we will study about biodiversity hotspots in India. Biodiversity hotspots क्या होते हैं? ये वो रीजन्स होते हैं जो अपनी हाई स्पीशीज रिचनेस के कारण जाने जाते हैं, यानी प्रजातियों की संख्या जो है उसकी जो विभिन्नताएं हैं वो यहाँ बहुत अधिक मिलती हैं। और ना केवल विभिन्न प्रकार की प्रजातियां यहाँ मिलती हैं, बल्कि उन प्रजातियों में एक ख़ास बात ये होती है कि वो वहीं की विशेष क्षेत्रीय होती हैं, यानी एंडेमिक होती हैं। उनका एक बड़ा हिस्सा जो है वो एंडेमिक स्पीशीज़ का होता है। नॉर्मन मायर्स ने 1988 में ये टर्म कॉइन की थी और उन्होंने उसको डिफ़ाइन किया था कि बायोजोग्राफिक रीजन वो बायोजोग्राफिक रीजन जहाँ प्लांट एंडेमिज्म का लेवल ज़्यादा हो और वो सीरियस थ्रेट्स से गुजर रहा हो, हैबिटाट लॉस के कारण, आवास के समाप्त होने के कारण उनके ऊपर ख़तरा मंडरा रहा हो। कंजर्वेशन इंटरनेशनल, जो कि एक अमेरिकन नॉन प्रॉफिटेबल एनवायरमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है जो क्लाइमेट चेंज और बायोडाइवर्सिटी और अन्य इश्यूज़ पर काम करती है, उसने 1989 में इस कंसेप्ट को अडॉप्ट किया और आज उसने पूरी दुनिया में 36 हॉटस्पॉट्स को आइडेंटिफाई किया है जो कि 2.4% लैंड को कवर किए हुए हैं। पहले 25 हॉटस्पॉट्स आइडेंटिफाई किए थे, उनमें से 2 इंडिया में थे, एक वेस्टर्न घाट और दूसरा ईस्टर्न हिमालयाज़। लेकिन आज इंडिया में 4 हॉटस्पॉट्स को आइडेंटिफाई किया हुआ है। और सबसे बड़ी बात यह है कि ये जो 2.4% लैंड एरिया है जिसको हॉटस्पॉट्स का दर्जा मिला हुआ है, वो लगभग 50% प्लांट स्पीशीज़ को हार्बर करता है, उसका होम है वो। क्राइटेरिया में जो मुख्य क्राइटेरिया हैं हॉटस्पॉट को आइडेंटिफाई करने के, वो हैं कि कम से कम 1500 जो प्लांट स्पीशीज़ है, वास्कुलर प्लांट स्पीशीज़, वो वहाँ होनी चाहिए। यानी यदि हम 3 लाख मानते हैं दुनिया में रिपोर्टेड, तो उसमें से 0.5% वर्ल्ड की स्पीशीज़ वहाँ होनी चाहिए। दूसरा, लगभग 70% जो हैबिटाट लॉस है वो वहाँ हो चुका हो, यानी 30% या उससे कम ही वहाँ बचा हुआ हो, तब वो हॉटस्पॉट है। हॉटस्पॉट होना एक फ़िक्र की बात होती है, चिंता की बात होती है, इसलिए कि आपके पास ख़जाना तो है लेकिन उस ख़जाने को बहुत बड़ा ख़तरा है जिसे आपको बचाना है, एक जिम्मेदारी भी है। इंडिया में यदि देखा जाए तो बायोडाइवर्सिटी कितनी है, तो 350 मैमल्स हैं, 408 रेप्टाइल्स हैं, 1225 बर्ड्स, 2546 फिश और लगभग 15,000 फ्लावरिंग प्लांट स्पीशीज़ रिपोर्टेड हैं। इसीलिए इंडिया 17th मेगा डाइवर्स कंट्रीज़ में आता है। इसका जो लैंड एरिया है वो 2.4% है, लेकिन 7 से 8% जो दुनिया की रिकॉर्डेड स्पीशीज़ हैं उसका ये होम है। अब आप ये फ़ोटो देखिए, बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट्स यदि देखें तो एक हॉटस्पॉट है वेस्टर्न घाट जो श्रीलंका को भी कवर किए हुए है, गुजरात से शुरू होकर के ये है और केरला और उसके बाद श्रीलंका। ये जो हॉटस्पॉट्स हैं इनका कॉन्सेप्ट पॉलिटिकल जो बाउंड्रीज़ हैं उनके बियॉन्ड है। एक हॉटस्पॉट में एक से अधिक कंट्रीज़ के एरियाज़ को कवर किया जा सकता है। दूसरा हॉटस्पॉट आप देखिए, हिमालयाज़ पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान से शुरू होके और ये इंडिया के एरियाज़ को कवर करता हुआ नेपाल और भूटान से ये अरुणाचल प्रदेश पूरा कवर कर रहा है। तीसरा हॉटस्पॉट जो ब्रह्मपुत्र रिवर
कि साउथ से यानी आसाम, ब्रह्मपुत्र रिवर आसाम को दो भागों में व्यक्त करती है, नदर्न और सदर्न। तो सदर्न आसाम से लेकर के और जो नीचे के स्टेट्स हैं नॉर्थ ईस्टर्न के, त्रिपुरा भी आ जाएगा, मिज़ोरम भी आ जाएगा, मेघालय भी आ जाएगा, ये सब कवर करता हुआ अंडमान आइलैंड को कवर कर रहा है। ये जो ब्लैक स्पॉट है ये अंडमान आइलैंड का है, और दूसरे कंट्रीज़ को भी ये कवर किए हुआ है। और चौथा जो साउथ ईस्टर्न कंट्रीज़ जिसमें आती हैं, जिसमें बर्मा भी आ जाएगा, जिसमें इंडोनेशिया भी आ जाएगा, जिसमें सिंगापुर भी आ जाएगा, और भी कंट्रीज़ आएंगे, उनमें इंडिया में से निकोबार आइलैंड आता है। ये यहाँ निकोबार आइलैंड है, ये भी इसमें कवर हो रहा है चौथे वाले में। अब हम इनको अलग अलग देख लेते हैं। चार जो बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट्स हैं इंडिया के, वेस्टर्न घाट हम जानते हैं गुजरात से लेके केरला तक एक्सटेंड होता है। ये इस में जो बड़ी ऊंची माउंटेन्स हैं, माउंटेन रेंजेस हैं, और उनमें जो वेस्टवर्ड साइड है उसमें अच्छी बारिश होती है। ऊंचे माउंटेन्स हैं, 5000 मिलीमीटर तक की बारिश वहाँ रिपोर्ट हो जाती है। लेकिन ईस्टवर्ड जो एरिया है वेस्टर्न घाट का, वो सूखा है, 600 मिलीमीटर तक बारिश वहाँ रिपोर्ट होती है। तो वेस्टर्न घाट में क्योंकि रेनफॉल, टेम्परेचर ये सब वेरी करते हैं, तो वहाँ हमें कई प्रकार के फॉरेस्ट मिलेंगे। वहाँ ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट भी मिलेंगे जो एवरग्रीन होंगे, वहाँ सेमी एवरग्रीन फॉरेस्ट भी मिलेंगे, वहाँ हमें मॉइस्ट प्रकार के यानी पतझड़ी वन भी मिलेंगे जो कि आर्द्र पतझड़ी वन होंगे, और शुष्क प्रकार के पतझड़ी वन भी वहाँ मिलेंगे, स्वैम्प एरियाज भी वहाँ मिलेंगे। यानी उष्ण कटिबंधीय जो सदाबहार वन हैं उससे लेकर के पतझड़ी वन तक वहाँ मिल जाते हैं। और ये बहुत बड़ा एरिया है, इंडिया में भी 4 भागों में इसको विभक्त किया जाता है। गुजरात से लेकर के और गोवा तक एक एरिया, फिर काली नदी से नीचे वाला एक एरिया, एक नीलगिरी वाला एरिया है जहाँ शोला पर्वत वगैरह आते हैं, जो अपने आप में बहुत ही आउटस्टैंडिंग रियल्म वाले पर्वत हैं। वो बहुत बड़ा एंडोमिज्म का सेंटर है वो शोला पर्वत जो है। और उसके अलावा एक जो अन्नामलाई हिल्स हैं वहाँ से लेके प्लिनी और कार्डेमोन हिल्स तक, वो एक चौथा अलग प्रकार का एरिया है। लगभग 6000 प्लांट स्पीशीज़ हमें वेस्टर्न घाट में मिलती हैं, और उनमें से 40% एंडेमिज्म पाया जाता है। जैसे एक चंपा की स्पीशीज़ है जो नीलगिरी में ही मिलेगी, माइचीलिया चंपका की जगह वो माइचीलिया नीलगिरी का होगी। वहाँ बाल्सम की, इम्पेशंस की कई स्पीशीज़ मिलती हैं। वहाँ सिनेमोमम, दालचीनी वगैरह की कई स्पीशीज़ हैं, सिनेमोमम की। सिजाइजियम जो जामुन है हमारा, उसकी कई स्पीशीज़ मिलेंगी। 300 प्रकार के वहाँ ऑर्किड्स मिलेंगे, यानी कि भारत में जितने पाए जाते हैं 1200 समथिंग, उनमें से 1/4 ऑर्किड्स हमें वेस्टर्न घाट में मिल जाएंगे। ऑर्किड्स अपने आप में बड़े स्पेशल प्रकार के प्लांट्स होते हैं, उनमें बहुत सुंदर फूल पाए जाते हैं, इंसेक्ट्स की तरह के फूल होते हैं वहाँ, बहुत सुंदर। उसमें अगर हम एनिमल्स देखें तो नीलगिरी के कई एनिमल्स हैं जो और कहीं नहीं मिलते हैं। नीलगिरी टहर है, एक शीप या गोट जैसी बकरी की तरह है वो 2001 में केवल 100 रह गए थे, लेकिन बाद में जब ध्यान दिया गया उनको तो अब ये कुछ 2-3 हज़ार हो गए हैं। 10 साल में इतना बढ़ गया था। एक लायन टेल मकाके है, लायन टेल्ड मकाके, वो केवल वहीं मिलेगा। बर्ड्स की 16 स्पीशीज़ एंडेमिक हैं वहीं, कई लिजार्ड्स हैं जो एंडेमिक हैं वहाँ पर, और नीलगिरी के लंगूर हैं जो और कहीं नहीं मिलते हैं। तो इस प्रकार
वेस्टर्न घाट एक बहुत बड़ा एंडेमिज्म का सेंटर है और जिसको बहुत बड़ी थ्रेट है। हिमालयाज़ दूसरा सेंटर है एंडेमिज्म का। हमें मालूम है कि बहुत हाईएस्ट माउंटेन्स हैं वर्ल्ड के, और एक ट्रांजिशनल जोन बनाता है ये पैली आर्कटिक और इंडोमलाया के बीच में। यहाँ आपको 10,000 प्लांट स्पीशीज़ मिलेंगी, लगभग 6,000 तो केवल वास्कुलर प्लांट्स हैं और लगभग 50% एंडेमिक स्पीशीज़ मिलेंगी वहाँ पर। 400 प्रकार की बर्ड्स हैं, 450 प्रकार की, 140 प्रकार के वहाँ मैमल्स हैं, कई वहाँ रेप्टाइल्स और एम्फीबियंस हैं, उनमें से कई जो हैं वो एंडेमिक हैं। हमें वहाँ आधे से ज़्यादा ऑर्किड्स मिल जाएंगे इंडिया के, 750 प्रकार के ऑर्किड्स हमें वहाँ मिलेंगे। फिर उसके अलावा 6,000 फीट की ऊंचाई पर भी वहाँ हमें कुशन शेप के प्लांट्स मिल जाते हैं। ईस्टर्न हिमालयाज़ में भी बहुत बड़ा एंडेमिज्म का सेंटर है, चाहे प्लांट्स को देखा जाए चाहे एनिमल्स को देखा जाए। गोल्डन लंगूर वहाँ मिलेगा, पिग्मी हॉग वहाँ मिलेगा जो कि क्रिटिकली एंडेंजर्ड है। हमें वल्चर्स मिलेंगे हिमालयाज़ में, हिमालयन क्वेल मिलेगा। नामदफ़ा नेशनल पार्क है और एक फ्लाइंग स्क्विरल है जो कि केवल नामदफ़ा में ही पाई जाती है। वन हॉर्न्ड रीनो हम जानते हैं। वाइल्ड एशियन वाटर बफेलो वहाँ मिलेंगे। 36 प्लांट स्पीशीज़ जो हैं बिल्कुल एंडेमिक हैं वहाँ की। फिर उसके बाद इंडो बर्मा आता है। इंडो बर्मा में भी एंडेमिज्म बहुत बड़ा पाया जाता है। फ्रेश वाटर टर्टल वहाँ मिलेंगे, कई प्रकार की बर्ड्स वहाँ मिलेंगी इंडो बर्मा में। इंडो बर्मा जिसमें कि ब्रह्मपुत्र के साउथ वाला रीजन आता है, म्यांमार आएगा, चाइना का यूनान जो प्रदेश है वो आता है, लाओस, वियतनाम, कंबोडिया, थाईलैंड। ये फ्लावरिंग प्लांट्स के इवोल्यूशन का एक बहुत एक्टिव सेंटर है। बहुत सारे क्रॉप प्लांट्स का ओरिजिन जो है वो इंडो बर्मा में हुआ है, जो चलकर इंडिया में भी आए हैं। मंकीज़ और लंगूर्स का होम है। लगभग 13,500 प्लांट स्पीशीज़ हैं, उनमें से 50% एंडेमिक है। ये हम पूरे हॉटस्पॉट की बात कर रहे हैं, ना कि इंडिया के पार्ट की बात कर रहे हैं। पूरे हॉटस्पॉट की ये बात कर रहे हैं कि 13,500 स्पीशीज़। अब इंडो बर्मा में अंडमान आइलैंड भी आता है और वहाँ भी हम जानते हैं कि जो साउथ कोस्टल बॉर्डर है, एक अंडमान निकोबार आइलैंड जो है वो 572 आइलैंड्स का एक आर्चिपेलागो है। वहाँ मैंग्रोव्स, कोरल, सी ग्रासेस अपने आप में बहुत यूनिक प्रकार की मिलेंगी, क्योंकि वो बहुत ही जोग्राफिकल आइसोलेशन में जीता है, रहा है लंबे समय से, मेनलैंड से बिल्कुल अलग है वो। वहाँ कई ऐसे प्लांट्स, कई ऐसे ट्रीज़, कई ऐसे एनिमल्स मिलेंगे जो और कहीं नहीं होंगे। ये दोनों अंडमान आइलैंड जो है वो ऊपर की तरफ आ जाता है इंडो बर्मा में, और निकोबार आइलैंड जो है वो सुंदरलैंड में आ जाता है। अब जैसे अंडमान निकोबार दोनों में मिलने वाला एक मैंजीफेरा है, मैंगो अंडमानिका, वो अंडमान और निकोबार में ही पाया जाता है। बुकनानिया प्लेटिन्यूरा, बुकनानिया की एक स्पीशीज़ हमारे यहाँ मिलती है, बुकनानिया लंजन, यानी चिरौंजी जिसको खीर में डालते हैं हम, वहाँ एक अलग प्रकार की स्पीशीज़ पाई जाती है। वहाँ एक प्रकार की छिपकली होती है, डे गेको, छोटी छिपकली, वो केवल वहीं मिलती है अंडमान निकोबार में, और कहीं नहीं मिलती। सॉल्ट वाटर के क्रोकोडाइल मिलेंगे, हॉर्नबिल्स मिलेंगे, मेराइन टर्टल्स मिलेंगे। ये अंडमान की बात मैं कर रही हूँ इंडो बर्मा के संदर्भ में। उसके बाद सुंडालैंड, सुंडालैंड में निकोबार आइलैंड आएगा, साउथ ईस्ट एशिया जिसमें थाईलैंड, सिंगापुर, इंडोनेशिया, ब्रूनई, मलेशिया वगैरह आ जाएंगे। बहुत ही रिच टेरेस्ट्रियल और मेराइन इकोसिस्टम वो बनाते हैं। मैंग्रोव्स मिलेंगी, सी ग्रास के बेड्स मिलेंगे, कोरल रीफ्स मिलेंगी, डॉल्फिन्स, वेल्स, टर्टल, क्रोकोडाइल, फिश, प्रॉन, कई प्रकार के। निकोबार में एक प्लांट है, एक आर्टाबोट्राइस निकोबारिकस,
जो केवल निकोबार में मिलता है। निकोबार में लगभग 28 आइलैंड्स हैं, जिनमें से 13 में तो इनहैबिटेंट हैं, लोग रहते हैं वहाँ। तो ये हो गए 4 प्रकार के हॉटस्पॉट्स जो इंडिया को टच करते हैं या इंडिया में हैं, या तो मेजर या थोड़ा भाग इंडिया का उसमें आता है। अब जो मुख्य थ्रेट्स हैं वो हैं हैबिटाट का डिस्ट्रक्शन, क्योंकि जो एनिमल्स का और प्लांट्स का हैबिटाट है, क्योंकि मनुष्य वहाँ तक घुस गया है, उसकी एक्टिविटीज़ वहाँ तक आ गई हैं, इसलिए उनको बहुत बड़ा एक थ्रेट है। पोल्यूशन और एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन हम जानते हैं, पोचिंग, एनिमल्स को, प्लांट्स को वहाँ मार दिया जाता है, ख़त्म कर लिया जाता है, उनकी स्मगलिंग होती है उनके पैसे कमाने के लिए, उनसे कोई दवाई बनाने के लिए। रिनोसेरॉस इतने सारे मार दिए गए इसलिए कि उसके सींग का यूज़ था दवाओं में, किसी की खाल का यूज़ होता है, कोई खाने के लिए यूज़ कर लेते हैं, इसलिए पोचिंग हो जाती है। इसी प्रकार प्लांट्स को भी उजाड़ दिया जाता है कई तरह से। क्लाइमेट चेंज भी एक रीज़न है। अब इको टूरिज़्म को बढ़ावा उस तरीक़े से दिया जाए कि जो कॉमर्शियल टूरिज़्म है वो उसका ऑल्टरनेटिव बन करके सामने आए, और उसके साथ जो अनटच्ड नेचुरल एरियाज़ हैं उनको भी वहाँ पर भी कंजर्वेशन एफर्ट्स किए जाएं। तो इस प्रकार यदि ध्यान दिया जाएगा तो ये जो बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट्स हैं उनकी स्थितियाँ पहले के मुकाबले में बेहतर हो जाएंगी। आज बस इतना ही। थैंक्स।